अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम सबसे अहम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सी पैक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी जो पाक चाइना जो पोलिटिकल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म उसकी मीटिंग हुई, उसके अंदर एक चीज़ हमें अच्छी ये नज़र आई कि तमाम सियासी जमातें बशमूल वो जमातें जिनको हम पिछले 1-2 साल से टेररिस्ट भी, फसादी भी, सब कुछ करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक मकसद के लिए और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम को सारे एक छत के नीचे एटलीस्ट नजर आए। खा वो चीन की ही कोशिशों से हुआ, एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान की अभी भी डेवलपमेंट के हवाले से जो चीन ने भी कंसर्न अभी जाहिर किए हैं, उसके अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बरकरार हैं, जिसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ हमने वज़ारत दाखिला में बड़ा अहम इजलास देखा। वज़ीर दाखिला ने ख़ास तौर के ऊपर जो चाइनीज़ और फॉरनर्स यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया। और आज प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एपेक्स कमेटी जो नेशनल हमारा एक्शन प्लान बना था 2014 के बाद, उसको एक दफ़ा फिर ज़रा हमें रिवाइवल उसकी करने की ज़रूरत पड़ी है कि ये जो मामलात किस तरफ संगीनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो सियासी इस्तेहकाम और जो सिक्योरिटी मामलात हैं इनको कैसे देखना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब टाइम देने का। वालेकुम। और ये जो बुनियादी एक नुकता हमने कल अच्छा साइन भी देखा कि एटलीस्ट एक तवील अरसे के बाद जो है कि हमने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें तमाम हलकों से, चाहे वो अपोजिशन है हुकूमत है, हम सुन रहे थे, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी सामने आए हैं सिक्योरिटी एतबार के हवाले से। तो ये कहाँ पे कमज़ोरी हमसे कहाँ हो गई कि बहुत मेहनत की हमने, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत अचीव भी किया हमने पिछले चंद सालों के अंदर, फिर चाइना को इतना खुल के, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बातें सारी होती हैं लेकिन इससे खुल के कभी चीन जो है बोलता नहीं है, वो हमें नज़र आ रहा है कि बोल रहा है। तो कहाँ खामियाँ रह गई हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहले एक छोटी सी बात मैं ज़रा हट के कर लूँ कि जिस तरीके से हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक बात पे मिल के बैठे थे, काश ये हम दुआ करें सब कि काश के ऐसा हो कि जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसके लिए भी ये इकट्ठे बैठ के बातचीत करें और बिल्कुल निकालें। ये तो पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और कोशिश भी है। तो इस दुआ के साथ, और फिर ये कि इसका मतलब मुमकिन भी है, क्योंकि अगर कल बैठ सकते थे तो आज भी बैठ सकते हैं और आने वाली कल में भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये देखें चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है, इसमें जहाँ इंटरेस्ट पाकिस्तान का भी बहुत है, इसमें चाइना का इंटरेस्ट भी है। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आसानी पैदा करती हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में, कि आपको जब फैसला करना हो कि इधर होना है या उधर होना है तो फिर कैसे होना है। सबसे पहली बात तो आपको जो तारीख है ताल्लुकात की, उसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए कि किसके साथ आपकी जो ताल्लुकात है मुस्तहकम तरीके से चले हैं, बढ़ते चले गए हैं, और कौन है जो कभी आपको धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देता है, कभी दे देता है। ये एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान, वहाँ पे किसका असर रसूख है, जो अफगानिस्तान है वहाँ पे किसका असर रसूख है, जो सेंट्रल एशिया है उसका वहाँ पर किसका असर रसूख है, जोग्राफिकली जोग्राफियाई तौर पे हमारे करीब कौन है, और जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसके साथ किसकी दुश्मनी है। तो ये सारी चीजें अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है ये फैसला करना कोई मुश्किल कतन भी नहीं है कि अगर हमारे पास चॉइस हो तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब ये जो बात आपने की कि ये जो कल उससे पहले आपको पता है बहुत हाई लेवल हमारा वक्त जो है, वज़ीर आज़म साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, चाइना गए हैं, 5 दिन वहाँ विजिट किया, बड़ा लंबा चौड़ा विजिट किया है। गो के कुछ लोगों ने बहुत उसको जरा खराब करने की कोशिश की। देखिए, हमेशा जब बड़े मुल्क जब थोड़ी देर के लिए अगर वो खामोश हो जाएं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, आपको डिप्लोमेटिकली थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये थोड़ी होता है कि, और फिर ये कि उन ममालिक के जो अखबारात हैं जिनके यहाँ पर इंटरेस्ट चाइना से टकराव खाते हैं, उनकी बातों पे यकीन करके अगर आप चीज़ों को फैलाना शुरू कर दें तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने जिस बात का इंडिकेट किया, जो कि हकीकत है, चाइना ने अपनी तमाम जो डिप्लोमेसी, वो धीमी डिप्लोमेसी के बावजूद उन्होंने 2 बातें बड़े वादे तौर पे कही हैं, आपने दोनों का जिक्र भी किया है। एक तो जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, एक जो इंटरनल स्टेबिलिटी है। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि जी जिस आपका चाइना ने तब तरक्की की जब हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी ठीक हो गई। वो ऐसे ही कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि और ये मई 2023 में मुझे याद पड़ता है जब वज़ीर ख़ारजा उनके आए थे बिलावल भुट्टो साहब के साथ, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किए थे। हाँ जी, जिस तरीके फिर आपने देखा कि एक फॉलो अप
वजीर अब जो जिनके साथ कल मीटिंग भी हुई है, उन्होंने आर्मी चीफ से भी की, ये उसका फॉलो अप ही है ना, जो पहले हमारा बड़ा हाई लेवल वहाँ पर कराया, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अभी हमें भी हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तक हमें ये सबक भी मिल चुका है कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, कौन हमारा दोस्त है और कितना पक्का दोस्त है। लेकिन दोस्तियां तो होती हैं सारी इंटरेस्ट के ऊपर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा किसी को फॉर ग्रांटेड तो लेना नहीं चाहिए, चाहे वो चीन हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी, कि ये हमारे भाइयों की तरह है जी, कि ये तो ऐसे तो नहीं होता ना, भाइयों की तरह तो होते ही हैं, लेकिन हर मुल्क के स्टेट के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। लोधी साहब, एक चीज जो मैं आप और से पूछना चाह रहा हूँ इस मौके का फायदा उठाते हुए, कि एक तो सी पैक है, BRI उनका प्रोजेक्ट है, और अभी रशिया जो है कि वो भी ये ट्रेड एंड रूट प्रोजेक्ट, मुझे ज़हन में नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा, उसके ऊपर काम कर रहा है, और पाकिस्तान उसके अंदर भी शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर की है और उसने ऑफर भी किया था। तो ये जो आपने अपना प्रोग्राम एक स्टार्ट में बात की थी कि हमें ये देखना होगा कौन से हमारे देरपा दोस्त हैं, कौन हमें यूज़ करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं मुश्किल वक्त के अंदर, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा कोई राइट डायरेक्शन अप्रोच इख्तियार की है कि अपने जो नेबर चाइना है या चाइना के साथ रशिया है, तो इस खित्ते के अंदर अगर हम ज़्यादा मजबूत होंगे, मजबूत होंगे, तो शायद हम ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर सकेंगे, रेदर देन कि हम सात समंदर पार किसी और पे ज़्यादा इन्हिसार करें। जी बिल्कुल ठीक है। चूंकि मुल्कों के ताल्लुकात का मामला, इसलिए मैं ज़्यादा इस सेंसिटिव मामले को नहीं छेड़ूंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि बजाय इसके कि हम इनिशिएटिव लेकर पहले से ही ये डायरेक्शन इख्तियार करते या इख्तियार करने वालों के साथ रहते, हमने ये पहले तमाम बाकी एवेन्यूज़ पहले ट्राई किए, जब वो नहीं काम बना तब जाके वो, तो ये एक चीज़ आखिर चाइना भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। एनीवे, फिर भी मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, यही हमारी डायरेक्शन बनती है, यही हमारा फ्यूचर है, और हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। जब ईरान के ताल्लुकात के साथ हमें बाहर से प्रेशर आता है कि आपने ये नहीं उनसे लेना, वो नहीं लेना, तो आपको ये कहना चाहिए कि हमें पता है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, हम अपना खुद फैसले करेंगे। ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ जो आपके मसाइल हैं, वो मसले हैं, हमें मालूम है, लेकिन ना आपका वजीर आजम वहाँ पर गया है कभी, ना आपका आर्मी चीफ गया है कभी, ना उनके किसी बड़े को आपने बुलाया। तो अगर आप सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करता है वो मुल्क, और वहां पर चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये भी ख्याल रखें, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए कि देखिए चीन के साथ आपका एक किस्म की कंपटीशन भी है अफगानिस्तान के अंदर। आप पीछे हाथ बांध के, हाथ जोड़ के खड़े, कुछ भी नहीं वहां कर रहे, वो वहां पर धड़ाधड़ उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने काम कर रहा है। आप अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान हुकूमत से ठीक कीजिए, और इतना बड़ी आपकी सरहद है, आप जो मामला हैं उस पर बात जरूर करते रहें, लेकिन वहां पर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मिडिल अपने सेंट्रल एशिया की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू हो सकती है ना भाई, और तो कोई तरीका नहीं है। तो चीन, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया कंट्री, दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। बाकियों को मैं ये नहीं कह रहा कि नाराज करें, बाकियों के साथ आप ताल्लुकात पूरे ठीक रखने की कोशिश करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या है हमारी। अच्छा जैसे एक और जो बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है, ये कि अभी क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी साहब की हुकूमत दोबारा बन गई है, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न एरिया है कि वो स्टेबल हो, वहाँ पे अमन हो। बलूचिस्तान, KP के अंदर, इवन सिंध के अंदर तक उनकी पेनिट्रेशन, और अभी तो क्लेम तो बहुत वो कर रहे हैं कि चाहे पंजाब में भी हमने फलां को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये होगा कि हम इस तरफ जब आ रहे हैं अपने नेबर्स के अंदर, तो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान में भी हमें नज़र आता है, ईरान में भी नज़र आता है, और बाकी एरिया के अंदर, तो इसको हम कैसे आप समझते हैं कि हमें बैलेंस करना चाहिए? जी, पहले तो वो जो क्रेडिट लेते हैं या कहते हैं जी हमने ये मार दिया, वो कर दिया, उस पर मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। देखिए, माना कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, माशी तौर पर बड़ा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, ताकत के लिहाज से बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ये ना समझें इस बात को। हमारे मैं अवाम और नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि ये तो समझना चाहिए ना कि भाई वो दुश्मन है, वो दुश्मनी निभाएगा, हर चीज को एक्सप्लॉइट करेगा। 2 बंदे अगर वो हमारे मारते हैं तो 24 का वो क्लेम करेगा। ये जो भी ब्रिगेडियर साहब वाला मामला हुआ है, हम जानते हैं कि ना उनका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक था ना कुछ, कोई अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने क्लेम कर दिया कि जी हमने वो बंदा मार दिया, तो उन्होंने तो ये काम करना है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त होती है जब हमारे लोग वही राग लापना शुरू कर देते हैं और साथ उनके मिल जाते हैं कि भाई वो है ना शेर के कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो इस बात का हमें एहतियात करना चाहिए कि हमें उसका कद बढ़ाना नहीं चाहिए, वो बड़ा तो है, लेकिन उन्हीं का नैरेटिव लेके आगे चल पड़ना कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया,
ठीक है, हमारी तवज्जो जरा इस तरफ और बढ़ाने की जरूरत है, और बाकी चीजों की तवज्जो से हटे हैं तो हम इस तरफ से तवज्जो ज्यादा होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम उसको उसके साइज से बड़ा जो है वो दिखाना शुरू कर दें करें। और आपने जो असल सवाल था वो क्या क्या था, मैं वो यही था कि हम इसको कि इनकी जो इंटरफेरेंस रहती है वेस्टर्न साइड्स के ऊपर जो जी वो मैं समझ गया। देखिए बात ये है कि उनके वजीर खारजा वहाँ पर एक से ज्यादा दफा दौरा कर चुके हैं और वहाँ पर बैठ के सारे मामलात उनके साथ बातचीत करते हैं। आपको पता है प्यूटन ने बाकायदा इनके जो सफीर है उसको बाकायदा रिसीव किया है वहाँ पर, हालांकि मानते ये भी नहीं, में से किसी ने रिकग्नाइज किया। मैं तो पाकिस्तान को ये सजेस्ट करूंगा, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि आप भूल जाए दुनिया अपने अपने कामों में लगी हुई है। उधर से यूक्रेन वॉर चल रही है, उधर से गजा की वॉर चल रही है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि बड़े भाईजान कहेंगे तो हम इनको तस्लीम करेंगे। भाई आप तस्लीम करें, उनके वहां पर एम्बेसडर को बुलाएं, इधर उसकी तौकीर करें, अपने वजीर आजम को उधर भेजें, अपने आर्मी चीफ को वहां भेजें, उनको यहाँ पर मदऊ करें, अपने ताल्लुकात ठीक करें। तो ये इन्फ्लुएंस वाली बात है, ये तो मेरे भाई कोशिश होती है, वो खुद डिफ्यूज हो जाएगा अगर हम अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया। जनरल नईम साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन और पाकिस्तान को चैलेंजेस है वो क्या है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हम पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़े हुए उनके ऊपर, हमारे साथ रहिएगा।